हेलो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी। आज है 25 जुलाई। शुरुआत करते हैं पहले क्विक रिवीजन शीट से, उसके बाद हम रेगुलर क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। द नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है कोलकाता शहर में। साल्ट लेक सिटी कोलकाता में जगह है, वहां पे स्थापित किया गया है। लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर का उद्देश्य है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड हैं, वहां पे भूस्खलन से बढ़ते हुए खतरों से निपटने के लिए पहले ही प्रेडिक्शन करने की कोशिश की जाएगी। गाओफेन 1105 सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और इसको लॉन्च किया गया है लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा। चाइना के सारे रॉकेट लॉन्ग मार्च सीरीज के रॉकेट द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, जैसे कि अपने यहाँ पे GSLV या PSLV रॉकेट्स यूज करते हैं, या फिर अभी हाल ही में जो हुआ है SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सैटेलाइट बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेशन की तरह है, यानी कि इसके डुअल यूज हो सकते हैं। एक सिविलियन यूज हो गया, एक मिलिट्री यूज हो गया। सिविलियन यूज में आप खेती के पैटर्न को समझेंगे और मिलिट्री के लिए इसको दुश्मन के क्षेत्रों को निगरानी करने के लिए यूज किया जा सकता है। RBI ने एक हाल ही में कमेटी बनाई है जो व्हाइट लेबल ATMs की स्टडी करेगी, और ये कमेटी कौन लीड करेगा? तो ये लीड करेगा सुनील मेहता की कमेटी होगी। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो हमने यहाँ पे ATMs के बारे में डिस्कस किया था और ATM के हमने 4 प्रकार बताए थे। एक ऑन साइट ATM, ऑफ साइट ATM, व्हाइट लेबल ATM, ब्राउन लेबल ATM। ऑन साइट होते हैं जो बैंक के प्रीमिसेस के आसपास होते हैं। ऑफ साइट होते हैं जो बैंक से थोड़ी दूरी पे होते हैं। व्हाइट लेबल ATM वो ATM होते हैं जो ना तो बैंक द्वारा संचालित किए जाते हैं और ना ही बैंक द्वारा मैनेज किए जाते हैं। उसकी कंपनी एक होती है, वो देख रेख करती है, वही व्हाइट लेबल ATM चलाती है, जैसे कि इंडी कैश हो गया टाटा का। और ब्राउन लेबल ATM ये होते हैं जो बैंक संचालित करता है लेकिन उसका रख रखाव करती है कोई प्राइवेट कंपनी, जैसे कि कैश फिलिंग हो गई या फिर उसका मेंटेनेंस हो गई। कौन सा राज्य दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसका खुद का OTT प्लेटफॉर्म है? OTT प्लेटफॉर्म्स वो होते हैं जो ऑन डिमांड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया। उसी प्रकार से मेघालय ने हेलो मेघालय लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है कि मेघालय की आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देना है। और पहला जो राज्य बना था वो था केरला। केरला ने सी स्पेस नाम से एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जो कि मलयालम सिनेमा, मलयालम कल्चर और वहाँ के लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करेगा। कौन से स्टेट ने हाल ही में स्टेट कैपिटल रीजन की अनाउंसमेंट किया है? इसको ध्यान से देखिएगा, ये नेशनल कैपिटल रीजन नहीं है, स्टेट कैपिटल रीजन है। तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उसके आसपास समीपवर्ती जिलों के सीमाएं जो हैं उनको बेहतरीन तरीके से अर्बन डेवलपमेंट किया जाएगा। बढ़ती जनसंख्या जो स्टेट की कैपिटल में हो रही है उसको बेटर मैनेज किया जा सके। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन के तर्ज पे बनाया जाएगा और इसको जो लीड करेगा वो एक एजेंसी बनाई गई है, वो होगी UPSCRDA, उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसके जो चेयरमैन होंगे वो चीफ मिनिस्टर होंगे। हाल ही में किस PSU को शेड्यूल A में अपग्रेड कर दिया गया है शेड्यूल B से? तो ये है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। PSUs को हम कई भागों में रखते हैं, एक होती है महारत्ना, एक होती है नवरत्ना, एक होती है मिनी रत्ना। मिनी रत्ना में शेड्यूल A होते हैं, शेड्यूल B होती है। शेड्यूल B से A जाना मतलब अपग्रेड कर दिया गया है। अब ये मिनी रत्ना की टॉप परफॉर्मिंग PSU हो गई है। मिनी रत्ना से नवरत्ना में जाएगी, नवरत्ना के बाद ये महारत्ना में जाएगी। इस प्रकार से PSUs का क्लासिफिकेशन होता है। विमेंस क्रिकेट एशिया वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? तो ये श्रीलंका होस्ट करेगा। और इंडिया ने अभी 46वां सेशन होस्ट किया था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। ये कमेटी बेसिकली डिसाइड करती है कि कौन कौन से धरोहरों को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करें, जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया हो गया या फिर ताजमहल हो गया। तो इसकी कमेटी का जो पहली मीटिंग हुई थी वो दिल्ली में हुई है और भारत ने $1 मिलियन इसको डोनेट किया है। ये याद रखें कि भारत में अब तक सिर्फ 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और एक साइट की और भी ऐड करने की पहल की गई है, इसमें रिक्वेस्ट किया गया है। और इस साइट का जो नाम है वो है मैदाम या फिर मोईदाम। ये बेसिकली आसाम का एक जगह है, वहाँ पे खंडहार है, रुइंस है। और इसका मोईदाम या मैदाम का मतलब होता है बरियल्स यानी कब्रगाह। ये अहोम किंगडम, अहोम के जो शासक थे पहले, अहोम जो राजा थे आसाम के, ये उनके किंगडम की एक निशानी है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने की बात कही। अगर ये शामिल होता है तो भारत में 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाएंगी। किस को अभी बेस्ट NGO अवार्ड दिया गया है वाटर कंजर्वेशन की कैटेगरी में? तो ये अवार्ड दिया गया है आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग जैसे कि पता है कि योगा एंड मेडिटेशन में और इसके साथ साथ सोशल और कम्युनिटी के वेलफेयर में काम करते हैं। इसके फाउंडर हैं श्री श्री रविशंकर और इनको वाटर कंजर्वेशन का अवार्ड दिया गया खासकर जल तारा इनिशिएटिव के लिए। खेतों के आसपास एक सीमित एक मानक तौर पे गड्ढे खोद देते हैं, 6 फुट के गहरे गड्ढे होते हैं और जब बारिश होती है तो पानी गड्ढों में भर जाता है और पानी रिसाव करके ये वाटर टेबल में चला जाता है, जिससे भूजल संरक्षण बना रहता है, वाटर कंजर्वेशन बना रहता है और इसी को ही हम
जल तारा इनिशिएटिव कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? तो रशिया में हुई थी। और भारत के सुदर्शन पटनायक को गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड दिया गया है रशिया में जो इस चैंपियनशिप में हुई है। और एक सतत स्कीम लॉन्च की थी भारत सरकार ने 2018 में। इसका मतलब है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। और इसमें मेन चीज़ क्या है कि इसमें कंप्रेस्ड बायोगैस फ्यूल का उपयोग किया जाएगा। तो ये रही क्विक रिवीजन शीट। चलते हैं अपने रेगुलर क्वेश्चन की ओर से। पहला क्वेश्चन हमारा हॉकी के बारे में है। बन के दिखा अल्फा अभियान किसके द्वारा चला गया है? तो ये चला गया था अल्फा हॉकी। अल्फा हॉकी बेसिकली एक कंपनी है और इसने भारतीय कंटिजेंट जो पेरिस ओलंपिक्स में जा रहे हैं इस बार, उनको सपोर्ट्स करने के लिए, उनके मोरल हौसले को बढ़ाना देने के लिए इसने ये कैंपेन लॉन्च किया है, बन के दिखा अल्फा। अल्फा एक कंपनी है जो हॉकी रिलेटेड इक्विपमेंट्स, हॉकी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने ही इसको आयोजित किया गया था और कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा स्टेडियम जो कि दोनों उड़ीसा में हैं उसको होस्ट किया था। और 2023 के जो विनर थे वो जर्मनी थे, रनर अप थी बेल्जियम। बेल्जियम से आप कनेक्ट कीजिए कि 2026 का जो वर्ल्ड कप होगा, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा, ये वेवरे नामक शहर में होगी, बेल्जियम में होगा। और दूसरा है एम्स्टलवीन, ये नीदरलैंड्स में होगा। एम्स्टरडैम नहीं है, एम्स्टलवीन है, इसको याद रखिएगा। भारतीय हॉकी टीम ने 5वां स्थान प्राप्त किया था जो FIH हॉकी 5S मेंस वर्ल्ड कप ओमान में होस्ट की गई थी। इसके साथ साथ इंडिया ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाया था और इस टूर्नामेंट को जीत लिया था। इंडियन हॉकी टीम को गोल्ड मेडल मिला था 2023 एशियन गेम्स में। और 2023 में इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, हार्दिक सिंह थे और नीदरलैंड के थे जैन डी वार्ड। इनको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा 2023 के लिए। मेजर ध्यानचंद, जिन लोगों को पता है वो जानते हैं कि वे हॉकी के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी अब तक हैं। इन्होंने हॉकी में इतने सारे गोल्स किए हैं कि अभी तक उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है। और वो भारत को गोल्ड मेडल जिताया था जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, 1928 के ओलंपिक्स में, 1932 के ओलंपिक्स में और 1936 के ओलंपिक्स में। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और वो दिन के समय ड्यूटी करते थे और रात के समय मून लाइट यानी कि चांदनी रोशनी में प्रैक्टिस करते थे और इसलिए उनका नाम चांद पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड किस राज्य में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित करेगा? तो ये राज्य हमारा है हरियाणा में। ये वेस्ट टू चारकोल प्लांट है और दोनों की लागत है 500 करोड़ रुपए। ये 1500 टन वेस्ट को डेली चारकोल में कन्वर्ट करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इससे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, ये हर साल पूछा जाता है। तो ये किया गया है 6.22 लाख करोड़ रुपए और ये रफली ट्रांसलेट होकर आता है 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर USD। अगर हम डिफेंस स्पेंडिंग की बात करें तो इसकी रैंकिंग जारी करता है SIPRI, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च। ये बेसिकली एक थिंक टैंक है। इसने बताया कि US की जो डिफेंस बजट है वो करीब 916 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। सेकेंड पोजीशन पे आता है चाइना। चाइना के पास 296 बिलियन का स्पेंडिंग है। रशिया स्पेंड करता है 109 बिलियन अमेरिकी डॉलर और इंडिया की करीब थी 83 से 85 के बीच में थी, लेकिन अभी 75 की गई है, शायद बाद में एडजस्ट हो। तो इस प्रकार से भारत चौथा सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडिंग देश बन चुका है। और अगर बजट की बात करें तो सबसे ज्यादा बजट डिफेंस को ही दिया गया है पूरे बजट में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? IOC ने सम्मानित किया है। तो ये हैं अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा शूटिंग चैंपियनशिप में भारत को कई बार उन्होंने गोल्ड मेडल जिताया है। टाइफून गेमी किस देश की ओर आ रहा है? ये बेसिकली एक देश की ओर नहीं बल्कि ये चीन सागर के आसपास है, साउथ चाइना सी के आसपास है। तो ये देश हैं ताइवान और इसके साथ साथ फिलीपींस में ही इसने कहर ढारा है। विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों में केंद्र सरकार की फंडिंग का हिस्सा कितना है? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की जो मांग की जा रही थी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा और बिहार सरकार द्वारा, उसी से क्वेश्चन बनाया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो फंडिंग होती है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में कितनी होती है? तो ये होती है 90%। बाकी राज्यों के लिए 65 से 75% तक की स्पेंडिंग होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स यानी कि जो केंद्रीय स्कीम्स होती हैं। लेकिन इन राज्यों के लिए 90% स्पेंडिंग केंद्र सरकार की होती है, 10% सिर्फ राज्य सरकार की होती है। कलारीपयट्टू फेडरेशन को हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिली है। ये किस राज्य में संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर स्टैटिक्स से भी रिलेटेड है। तो ये है केरला। कलारीपयट्टू बेसिकली इंडियन यानी कि भारतीय मार्शल आर्ट है, जैसे कि जूडो और कराटे हो गया, उसी प्रकार से ये इंडियन मार्शल आर्ट है और ये केरला में ओरिजिनेट हुआ है और इसका संबंध बेसिकली आयुर्वेदा से भी जुड़ा हुआ है। हाल ही में खेल मंत्रालय ने इसका एक फेडरेशन बना है कलारीपयट्टू का
और इसको मंजूरी दे दी गई है, तो ये एक ऑफिशियल स्टेटस प्राप्त कर चुका है। यूएस सीक्रेट सर्विस के कार्यवाहक के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक्टिंग चीफ ऑफ यूएस सीक्रेट सर्विस, तो ये बने हैं रोनाल्ड एल लेवेज जूनियर। अभी हाल ही में जैसे पता है कि एक शूटिंग हुई थी जिसमें फॉर्मर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगी थी, बाल बाल बचे थे, और इसी के चलते जो प्रेजेंट डायरेक्टर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और अब जो नए डायरेक्टर बने हैं वो हैं रोनाल्ड एल लेवेज जूनियर। इसके पहले जो अभी रिजाइन दी हैं उनका जो नाम है वो है किम्बरले चीटल, ये अभी थी यूएस सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर, और अब ये रिजाइन दे चुकी है। नए बने हैं रोनाल्ड एल लेवेज जूनियर। म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन बने हैं? तो ये बने हैं मिंग आउंग लैंग। इनका नाम याद रखिए क्योंकि ये बहुत ही इस समय पॉलिटिकल अनरेस्ट है, ये इससे जुड़ा हुआ है। म्यांमार सबसे बड़ा देश है साउथ ईस्ट एशिया में, कैपिटल है नेपिडो और पुराना नाम था बर्मा। सबसे बड़ा शहर है यंगोन, जिसको रंगून बोलते थे पहले शब्दों में। प्रेसिडेंट इसके बने हैं मिंग आउंग लैंग। एक्चुअली हुआ क्या कि म्यांमार में जैसे कि हमें पता है कि तख्ता पलट हुआ था, यानी कि काउप हुआ था, वहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट्स को हटा के मिलिट्री रूलर ने खुद को प्रधानमंत्री बना लिया था। और हाल ही में और अभी 2024 जुलाई में इन्होंने प्रधानमंत्री के साथ साथ अपने आप को प्रेसिडेंट भी नियुक्त कर लिया है। करेंसी वहाँ की है क्यात, और फिर जो कॉप हुआ था यानी तख्ता पलट हुआ था ये फरवरी 2021 में हुआ था। म्यांमार की जो आर्म फोर्सेस थे ये पहले उसके जनरल थे, वो उनका नाम था टेट मेडाओ, और वहाँ की एक रिवोल्यूशनरी लीडर हैं 1991 नोबेल प्राइज विनर थी, उनका नाम था ऑन्ग सांग क्वी। ये म्यांमार के नॉन वायलेंट स्ट्रगल के लिए कार्य किया था और इनका नाम बहुत ही फेमस था। म्यांमार एक इम्पॉर्टेंट देश है साउथ ईस्ट एशिया का, और ये बहुत सारे समिट्स का हिस्सा है, जैसे कि ईस्ट एशिया समिट हो गया, 9 अलाइंड मूवमेंट हो गया जो भारत इसका हिस्सा है, साथ साथ आसियान का हिस्सा है, और बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। भारत ने म्यांमार का एक सितवे पोर्ट है उस पर कार्य करने के लिए उसके साथ समझौता किया है। भारत उस पोर्ट को ऑपरेट करेगा। जिस प्रकार से चबाहार पोर्ट ईरान में है, उसी प्रकार से सितवे पोर्ट जो म्यांमार का है वो भारत ऑपरेट करेगा, और इस पोर्ट्स को ऑपरेट करता है IPGL यानी कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। पोर्ट्स ऑपरेट करने से भारत को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा और थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मिलेगा। क्योंकि लाल डोरा शब्द का प्रयोग किस राज्य में किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है बेसिकली दिल्ली में भी और हरियाणा में भी। हरियाणा में इसका प्रचलन ज़्यादा है। ये वो एरिया मार्क कर दिया था गांव का जो सिर्फ रहने के लिए है और वो खेती के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। और इन जो एरियाज में बिल्डिंग रेगुलेशंस के जो रूल्स होते हैं थोड़े आसान होते हैं। यहाँ पे आबादी जल्दी बढ़ जाती है, और हाल ही में ऐसा हुआ भी, आबादी बढ़ गई, ओवर क्राउडिंग हो गई, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो इससे निपटने के लिए इस लाल डोरा प्रचलन को धीरे धीरे खत्म करते हुए रिफॉर्म लाए गए, और ठीक तरीके से प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करके ओनर्स को सर्टिफिकेट दिया गया। और इस ओनर के सर्टिफिकेट से एक खास योजना चल रही है, उसका नाम है स्वामित्व योजना। ये गांव-गांव चलाई जा रही है। जो गांव के सबके घरों होते हैं, जो गांव के घर होते हैं वो ठीक से डिवाइड नहीं होते हैं, कोई प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं होते हैं, तो ड्रोन्स की मदद से उनकी मैपिंग की जाती है और ओनर्स को उनका सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि ज़मीनी विवाद या फिर अन्य प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिले, और वही पेपर यूज़ करके बैंक से लोन ले सकते हैं या फिर आसानी से एक दूसरे को ज़मीन को बेच सकते हैं। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। आशा से आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपके लिए मैं कम समय में ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। खासकर इस 3 मिनट की सीरीज़ के लिए आप इसको ज़रूर ट्राई करें, एक बार देखें। इसमें मैंने आपको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो कि चेन्नई से व्लादिवोस्तोक को कनेक्ट करता है उसके बारे में समझाया है। स्टेट कैपिटल रीजन जो देश में पहली बार हुआ है उसके बारे में समझाया है। बस 2 से 3 मिनट के अंदर आप सब कुछ सीख जाएंगे, और इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप पूरे दिन करंट अफेयर्स सीखना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, जो कि अब X नाम से प्रचलित है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें, पढ़ाई करते रहें, रिवाइज करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर